अक्सर ना जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो वहाँ हम एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। हाँ, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह है ना। सही कहा। मतलब अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उस तरफ इशारा करता है और कह देता है कि भाई समस्या यही है। एकदम स्पष्ट होता है सब कुछ, अलग अलग खानों में बटा हुआ। बिल्कुल। और उसे समझना आसान भी लगता है। लेकिन आज जिस विषय पर हम इस गहरी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं वहां कदम रखते ही अचानक लगता है कि वो एक्सरे मशीन ही खराब हो गई है। हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी ही है। सच में। आज हम मौसम के जिस परिदृश्य को देखने वाले हैं वो स्पष्ट तो बिल्कुल नहीं है। अगर सच कहूं तो ये बहुत ही उलझा हुआ और विरोधाभासी है। मौसम विज्ञान की भाषा में ना इस स्थिति को एक बेहद जटिल और अस्पष्ट डायग्नोस्टिक चुनौती कहा जा सकता है। और आज हमारे सामने जो रिपोर्ट है वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ना? जी बिल्कुल। हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से जनसत्ता की काफी विस्तृत रिपोर्ट है और साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी, उनका ताज़ा अलर्ट शामिल है। जो कि 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 तक के मौसम का पूर्वानुमान लगा रहा है। सही। और ये कोई सामान्य मौसम बुलेटिन नहीं है बिल्कुल नहीं। जो सिर्फ ये बताता हो कि आज बारिश होगी या धूप निकलेगी। ये अलर्ट ना एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जहां भारत का मौसम इस वक्त एक साथ दो एकदम विपरीत ध्रुवों पर खड़ा है। एकदम ऑपोजिट पोल्स। हाँ, मतलब एक कल्पना कीजिए, एक ही देश में कुछ लोग तंदूर जैसी भयंकर गर्मी और लू से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त कुछ ही दूरी पर लोग आसमान से गिरते हुए ओलों से अपने सिर को बचा रहे हैं। ये एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आग और बर्फ का एक साथ होना है, जो कि दिमाग खराब कर देने वाला है। इस रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू यही है। इसे हम दोहरा मौसम पैटर्न या ड्यूअल वेदर पैटर्न कहते हैं। मतलब एक तरफ एक्सट्रीम हीट है तो दूसरी तरफ वायुमंडल की एक्सट्रीम अस्थिरता। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर को समझे बिना ये अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि आने वाले दिनों में इंसानी शरीर और हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए इस उलझी हुई तस्वीर की परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इस रिपोर्ट के उस हिस्से पर आते हैं जो एक बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित कर रहा है, यानी लू या हीट वेव। जी, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। हाँ, आईएमडी की चेतावनी के अनुसार उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक भयंकर लू चलने वाली है। 20 से 25 अप्रैल के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दोनों हिस्से, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में भी। हाँ, वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। मतलब ये ऐसा है जैसे उत्तर और मध्य भारत के इस विशाल क्षेत्र को ना किसी ने एक बड़े से अवन में तब्दील कर दिया हो। इस ओवन वाले रूपक को अगर हम तकनीकी तौर पर देखें ना, तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आईएमडी के अनुसार लू सिर्फ गर्मी का एहसास नहीं है, इसका एक कड़ा गणितीय पैमाना होता है। मतलब एक फिक्स्ड नंबर होता है। हाँ, मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और वो सामान्य तापमान से कम 4.5 डिग्री ज्यादा होता है, तब उसे आधिकारिक तौर पर हीट वेव घोषित किया जाता है। 40 डिग्री और उससे 4.5 ज्यादा? बिल्कुल। और होता क्या है कि राजस्थान और बलूचिस्तान के सूखे इलाकों से जो अत्यधिक गर्म और सूखी हवाएं उठती हैं ना, हाँ। वे उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए मध्य और पूर्वी भारत की तरफ बढ़ती हैं। इन मैदानी इलाकों की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहाँ हवाओं को रोकने के लिए कोई बड़ी प्राकृतिक रुकावट नहीं है। कोई पहाड़ या जंगल नहीं है रास्ते में। सही। इसलिए ये गर्मी ना एक चादर की तरह पूरे इलाके पर फैल जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। रिपोर्ट में एक बहुत ही विशिष्ट बात का जिक्र है कि पश्चिम बंगाल की भांगे क्षेत्रों में ये लू का अलर्ट बाकी जगहों की तुलना में एक दिन ज्यादा, यानी 26 अप्रैल तक खिंचने वाला है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। मतलब अगर हम भूगोल के नजरिए से सोचें तो पश्चिम बंगाल तो समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी के बहुत करीब है। बिल्कुल करीब है। तो समुद्र के पास होने का मतलब तो ये होना चाहिए कि वहां से आने वाली ठंडी हवाएं, जिन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं, वो तापमान को कम कर दें, है ना? आमतौर पर ऐसा ही होता है। फिर ये तटीय इलाका बाकी मैदानी इलाकों से ज्यादा दिनों तक लू की चपेट में क्यों है?
ये तो समझ से बाहर है। ये विरोधाभास बहुत ही रोचक है। आपने सही कहा कि आमतौर पर सी ब्रीज ठंडक लाती है, लेकिन अप्रैल के इस महीने में हवाओं का जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ अलग है। अच्छा, क्या अलग हो रहा है इस बार? उत्तर पश्चिम से आने वाली जो महाद्वीपीय गर्म और सूखी हवाएं हैं, जब वो पश्चिम बंगाल तक पहुंचती हैं तो उनका तापमान बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वो तो भट्टी से होकर आ रही हैं। बिल्कुल। और उसी समय बंगाल की खाड़ी से जो नमी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, वो इस सूखी गर्मी को ठंडा करने के बजाय हवा में मिल जाती है। मतलब वो उसे काटती नहीं है? नहीं, पानी के कण ऊष्मा यानी हीट को बहुत अच्छी तरह से सोखते हैं और बांध कर रखते हैं। ओहो, तो इसका मतलब समुद्र से आने वाली नमी ने गर्मी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे सोख कर हवा को भारी कर दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे हम एक हीट ट्रैप कह सकते हैं। हीट ट्रैप। जब सूखी गर्मी में भारी नमी मिल जाती है ना, तो हवा एक तरह से स्थिर हो जाती है। ये नमी एक ग्रीन हाउस की तरह काम करती है, जो दिन की गर्मी को रात में भी आसानी से छटने नहीं देती। बाप रे। यही कारण है कि गांगे पश्चिम बंगाल में ये मौसमी सिस्टम ज्यादा जिद्दी हो गया है और लू का प्रभाव एक दिन अतिरिक्त यानी 26 अप्रैल तक बना रहने की आशंका है। ये तो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। हवाएं अपने सफर में गर्मी को इकट्ठा करती जा रही हैं और अंत में नमी के साथ मिलकर एक जाल बना रही हैं। बिल्कुल, एकदम घोटू जाल। तो अब दिन के इस तंदूर से निकलकर अगर रात की बात करें, तो आम धारणा यही होती है कि सूरज ढलने के बाद राहत मिलेगी। हाँ, सब यही सोचते हैं। मतलब दिन भर कितनी भी धूप हो, रात को तो मौसम ठंडा हो ही जाएगा। लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है, वो इस आम धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देता है। और मौसम विज्ञानियों के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये दूसरा हिस्सा दिन की लू से कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। ये दावा काफी बड़ा है। मतलब रात की गर्मी दिन से ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ। रिपोर्ट के अनुसार तटीय और दक्षिणी क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और गुजरात के तट, इनके लिए भयंकर उमस और बेहद गर्म मौसम की भविष्यवाणी की गई है। हाँ। और इसमें सबसे चौंकाने वाली चेतावनी उड़ीसा के लिए है। उड़ीसा के लिए 20 से 22 अप्रैल के बीच रात के तापमान में असामान्य वृद्धि का अलर्ट है। बिल्कुल, और इसका कारण है डायनल कूलिंग का कम होना। हाँ, रिपोर्ट में डायनल कूलिंग का जिक्र है। ये स्थिति कुछ वैसी लगती है जैसे किसी बिना एग्जॉस्ट फैन वाले स्टीम बाथ में फंस जाना, जहां इंसान पसीने में तरबतर है लेकिन पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। तो ये डायनल कूलिंग का मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है? इस बिना एग्जॉस्ट फैन वाले स्टीम बाथ के उदाहरण से ही इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। डायनल कूलिंग का सीधा सा अर्थ है दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर। मतलब दिन और रात के टेम्परेचर का गैप। सही। पृथक प्रक्रिया के तहत धरती दिन भर सूरज की शॉर्टवेव रेडिएशन को सोखकर गर्म होती है, और जब सूरज ढलता है तो धरती वही गर्मी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है, जिससे सतह ठंडी होती है। अच्छा, और यही वो प्रक्रिया है जिससे रात में हमें ठंडक महसूस होती है ना? एकदम सही। लेकिन जब हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि अभी उड़ीसा और अन्य तटीय इलाकों में देखा जा रहा है, तो हवा में मौजूद जलवाष्प के कण एक मोटे कंबल की तरह काम करते हैं। मतलब वो पानी के कण गर्मी को बाहर जाने से रोक लेते हैं। बिल्कुल। वे धरती से निकलने वाली उस लॉन्ग वेव रेडिएशन को अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं और उसे वापस धरती की तरफ धकेल देते हैं। इसके नतीजे में रात का तापमान नीचे गिर ही नहीं पाता। उफ, तो ये बात पर्यावरण के स्तर पर तो समझ आ गई, लेकिन ये दिन की लू से ज्यादा खतरनाक कैसे है? मतलब शरीर तो दिन में सीधे सूरज की किरणों का सामना करता है ना। इसे समझने के लिए ना हमें मानव शरीर की बायोलॉजी को देखना होगा। अच्छा। इंसानी शरीर का एक प्राकृतिक थर्मोस्टेट होता है, हाइपोथैलेमस। जब शरीर गर्म होता है तो ये खून की नलियों को चौड़ा कर देता है ताकि खून त्वचा के करीब आए और गर्मी बाहर निकले। इसके साथ ही शरीर पसीना छोड़ता है। जब पसीना हवा के संपर्क में आकर वाष्पीकृत यानी इवेपोरेट होता है तो शरीर को ठंडक मिलती है। ये तो शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। लेकिन जब हवा में पहले से ही इतनी ज्यादा नमी हो कि वो और पानी सोख ही ना सके, तो पसीना इवेपोरेट ही नहीं होगा। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। अच्छा। हाँ, पसीना त्वचा पर ही चिपका रहता है। शरीर को लगता है कि उसे ठंडक नहीं मिल रही है, तो वो और ज्यादा पसीना निकालता है।
इससे भारी डिहाइड्रेशन होता है। बाप रे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे दिल के साथ होती है। चूंकि शरीर खुद को ठंडा करने के लिए लगातार त्वचा की तरफ खून पंप कर रहा है, इसलिए दिल को अपनी सामान्य गति से कहीं ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है। मतलब दिन भर की थकावट के बाद रात में भी शरीर आराम नहीं कर पा रहा है, वो खुद को ठंडा रखने के लिए एक तरह से ओवरटाइम कर रहा है। बिल्कुल, इसी वजह से इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर। देखिए, दिन में लू चलने पर लोग छाया में चले जाते हैं, एसी या कूलर चला लेते हैं, लेकिन जब रातें गर्म होती हैं और डायोनल कूलिंग काम नहीं करती तो इंसान सो रहा होता है। हाँ, उसे पता ही नहीं होता। उसे एहसास भी नहीं होता कि उसका हृदय किस भयानक स्ट्रेस से गुजर रहा है। कई बार लोगों को नींद में ही हीट स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ये तो बहुत ही डरावना है। इसीलिए आईएमडी ने ओडिशा और तटीय इलाकों के लिए इन गर्म रातों को इतनी गंभीरता से लिया है। ये एक बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म मैकेनिज्म है। हम अक्सर दिन की धूप से डरते हैं, लेकिन असली खतरा तो रात की उस उमस भरी शांति में छिपा है, जहां पसीना सूखना ही बंद हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा स्टीम बाथ बन गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब ना इस रिपोर्ट के सबसे अजीब और अकल्पनीय हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा या कहूँ सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। हाँ, ये वो हिस्सा है जो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल खिलाफ जाता हुआ लगता है। मतलब जब पूरा देश भट्ठी बन रहा है, तापमान लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक उसी वक्त 20 और 21 अप्रैल को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए गरज के साथ तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट है। यानी आसमान से बर्फ गिरने का अलर्ट। वही तो, अभी कुछ ही मिनट पहले हमने चर्चा की कि विदर्भ और मध्य प्रदेश भयंकर लू की चपेट में है और उसी इलाके में ओले भी गिर रहे हैं। हाँ, सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी फैक्ट्री में एक ही समय पर ब्लास्ट फर्नेस भी फट गया हो और लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक भी। क्या कमाल का उदाहरण दिया है। जब जमीन इतनी गर्म है कि वहां कुछ ही देर में पानी भाप बन जाए, तो आसमान से बर्फ के गोले कैसे बरस सकते हैं? ये बात गले नहीं उतरती। ये विरोधाभास देखने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन वायुमंडलीय भौतिकी यानी एटमॉस्फेरिक फिजिक्स के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये प्रकृति का एक बहुत ही हिंसक लेकिन तार्किक नियम है। अच्छा, इसमें क्या लॉजिक है? असल में सतह की वो भयानक गर्मी ही उन ओलों के निर्माण की सबसे प्राथमिक और सबसे जरूरी शर्त है। एक मिनट रुकिए, गर्मी की वजह से बर्फ का निर्माण हो रहा है? जी हाँ। अगर गर्मी बर्फ बनाती है तो फिर मई और जून के उन महीनों में जब तापमान 45 या 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब तो हर दिन भयंकर ओलावृष्टि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो सिर्फ इसी वक्त ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, केवल गर्मी ओले नहीं बना सकती, इसके लिए खास तरह की कॉकटेल की जरूरत होती है, जो अभी मध्य भारत के ऊपर बन रहा है। वो कैसा कॉकटेल है? इस प्रक्रिया को अपड्राफ्ट के सिद्धांत से समझा जा सकता है। अपड्राफ्ट, ये क्या होता है? जब जमीन सूरज के किरणों से अत्यधिक गर्म हो जाती है ना, तो उसके संपर्क में आने वाली हवा भी बहुत तेजी से गर्म होती है। हाँ, गर्म हवा हल्की होती है। सही, गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर उठती है। हाँ। आम दिनों में ये हवा धीरे धीरे ऊपर जाती है, लेकिन जब हीट वेव होती है तो ये हवा इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि ये एक रॉकेट की तरह अत्यंत तीव्र गति से वायुमंडल में ऊपर की तरफ भागती है। रॉकेट की तरह? हाँ, इसे मौसम विज्ञान में स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट कहते हैं। तो ये हवा की एक बहुत ही तेज वर्टिकल या कहूं लंबवत धारा बन गई। बिल्कुल। लेकिन अभी भी इसमें बर्फ कहां से आई? हवा तो गर्म है ना? यहीं पर वो दूसरा घटक आता है जो इसे आम गर्मी के दिनों से अलग बनाता है। और वो क्या है? नमी, यानी मॉइस्चर। अच्छा। मई जून की गर्मी आमतौर पर बहुत सूखी होती है, इसलिए उस समय ये अपड्राफ्ट सिर्फ धूल भरी आंधियां लेकर आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स। हाँ, लू और आंधियां चलती हैं। लेकिन अभी मध्य भारत के ऊपर मौसम का एक सिस्टम बना हुआ है जो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नमी खींच रहा है। ओहो, मतलब वो रॉकेट की तरह ऊपर उठने वाली हवा अपने साथ भारी मात्रा में समुद्री नमी को भी आसमान में ले जा रही है। एकदम सही। और वायुमंडल का एक स्थापित नियम है जिसे लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स रेट? हाँ, अब जितना ऊपर जाएंगे ना, तापमान उतनी ही तेजी से गिरेगा। लगभग हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। ये जो नमी से भरी गर्म हवा का अपड्राफ्ट है, वो इतना ताकतवर होता है कि वो कपासी वर्षी मेघ यानी कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स का निर्माण करता है। ये वो बड़े वाले काले बादल होते हैं ना? हाँ।
और ये बादल वायुमंडल में 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई, जहां तक कमर्शियल हवाई जहाज उड़ते हैं। बिल्कुल वहीं तक। वहां तो तापमान शून्य से बहुत नीचे होता होगा। वहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। -40? बाप रे। तो जब ये नमी से भरी हवा उस ऊंचाई पर पहुंचती है तो पानी की बूंदें अचानक से जम जाती हैं और बर्फ के छोटे छोटे कणों यानी आइस क्रिस्टल्स में बदल जाती हैं। अब समझ में आया। तो जमीन की भयंकर गर्मी ने हवा को इतनी ऊर्जा दी कि वो नमी को लेकर उस ऊंचाई तक पहुंच गई जहां सब कुछ जम जाता है। सही। लेकिन एक सवाल और, ये बर्फ तुरंत नीचे क्यों नहीं गिरती? मतलब वो ओले का इतना बड़ा आकार कैसे ले लेती है? यहीं पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और अपड्राफ्ट के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। ग्रेविटी और अपड्राफ्ट की लड़ाई? हाँ, गुरुत्वाकर्षण उन बर्फ के कणों को नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे से आने वाली गर्म हवा का धक्का यानी अपड्राफ्ट इतना मजबूत होता है कि वो उन्हें हवा में ही उछालता रहता है। मतलब वो बर्फ के कण नीचे आना चाहते हैं पर हवा उन्हें फिर ऊपर धकेल देती है? बिल्कुल। बर्फ के ये कण बादलों के अंदर बार बार ऊपर नीचे होते हैं। हर बार जब वे उस जमा देने वाले क्षेत्र या फ्रीजिंग जोन से गुजरते हैं तो उन पर पानी की एक और परत जम जाती है। अच्छा, लेयर्स बनती जाती हैं। इसे इस तरह समझें जैसे एक प्याज के ऊपर छिलके चढ़ रहे हों। जितनी ज्यादा गर्मी नीचे होगी, अपड्राफ्ट उतना ही ताकतवर होगा और बर्फ के कण उतने ही ज्यादा देर तक हवा में टिके रहेंगे। एकदम सही, जिससे उनका आकार बड़ा होता जाएगा। और अंततः एक बिंदु ऐसा आता होगा जब वे ओले इतने भारी हो जाते हैं कि नीचे से आने वाली हवा की वो प्रचंड धारा भी उनका वजन नहीं सह पाती, है ना? और ठीक उसी क्षण गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। वाह। वे भारी भरकम ओले सीधे उस गर्म जमीन पर बरस पड़ते हैं जहां से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये तो गजब है। तो ये कोई संयोग नहीं है कि जहां सबसे ज्यादा लू चल रही है वहीं ओले भी गिर रहे हैं। सतह की अत्यधिक हीटिंग ने ही उस भयंकर अस्थिरता को जन्म दिया जिसने वायुमंडल को एक वायलेंट वॉशिंग मशीन में तब्दील कर दिया। वायलेंट वॉशिंग मशीन? क्या बात है। ये प्रकृति का अपनी ही जमा हुई अतिरिक्त ऊर्जा या एक्सेस एनर्जी को बाहर निकालने का एक बहुत ही उग्र तरीका है। ये पूरा विज्ञान सच में चकित कर देने वाला है। अगर हम इस पूरी चर्चा के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें ना, तो आईएमडी की इस रिपोर्ट की गंभीरता पूरी तरह से साफ हो जाती है। बिल्कुल। 20 से 26 अप्रैल तक का ये अलर्ट महज तापमान के आंकड़े नहीं है। ये 15 से ज्यादा राज्यों में एक साथ चल रहे एक बेहद जटिल मौसमी चक्रव्यूह की कहानी है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, मतलब एक तरफ उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाके एक ओवन की तरह तप रहे हैं, जहां सूखी हवाएं और नमी मिलकर एक हीट ट्रैप बना रही हैं। दूसरी तरफ तटीय और पूर्वी इलाके एक ऐसे स्टीम बाथ में बदल गए हैं जहां डायनल कूलिंग के रुक जाने से रात में भी शरीर को कोई राहत नहीं मिल रही है और इंसान का दिल खुद को ठंडा रखने के लिए बिना थके काम कर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इन सब के बीच उसी भयंकर गर्मी से पैदा हुई अस्थिरता मध्य भारत में आसमान से बर्फ के गोले बरसा रही है। इस पूरी स्थिति का सार यही है कि हमारा वायुमंडल इस वक्त अत्यधिक ऊर्जा से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा एनर्जी है उसमें। और जब सिस्टम में इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा हीट होती है ना, तो वो किसी एक पूर्वानुमानित रास्ते से बाहर नहीं आती, बल्कि वो ऐसे ही कई अलग अलग और खतरनाक रूपों में विस्फोट करती है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन का उदाहरण लिया था, जहां उम्मीद होती है कि रिपोर्ट एकदम स्पष्ट और एक सीधी लाइन में होगी। हाँ, जो अब काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। एक ऐसा समय था जब मौसम के मिजाज को आसानी से समझा जा सकता था। गर्मियों में लू, बारिश में पानी और सर्दियों में ठंड। वो दिन अब लद गए। सही कहा। लेकिन जब मौसम विभाग को एक ही हफ्ते के अलर्ट में झुलसाती लू, दम घोटू गर्म रातों और आसमान से गिरते ओलों की चेतावनी एक ही समय पर देनी पड़े, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मौसम की वो स्पष्टता अब अतीत का हिस्सा बन चुकी है। बहुत ही डरावना सच है ये। अक्सर ना ऐसी घटनाओं को चरम मौसम या एक्सट्रीम वेदर कहकर टाल दिया जाता है, ये मानकर कि ये कोई दुर्लभ घटना है जो दशकों में एक बार होती है। लेकिन जब एक्सट्रीम हीट, गायब होती रात की ठंडक और एक्सट्रीम अस्थिरता एक साथ मिलकर रोजमर्रा का कैलेंडर बनाने लगे, तो एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या? क्या अब ये मान लेना चाहिए कि ये चरम ही अब नया सामान्य या न्यू नॉर्मल बन चुका है? ये सोचने वाली बात है। क्या मौसम के वो पारंपरिक शांत और भविष्यवाणी करने लायक दिन हमेशा के लिए इतिहास बन चुके हैं और इस टूटे हुए थर्मोस्टेट के साथ ही हमें जीना सीखना होगा? शायद हाँ।
इसी असहज करने वाले सवाल के साथ ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार मौसम की कोई रिपोर्ट देखने पर शायद सिर्फ तापमान का नंबर नहीं, बल्कि उसके पीछे चल रही वायुमंडल की इस पूरी जटिल और विरोधाभासी कहानी को भी आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे।